आप सभी का मेरे चैनल टीच वेल में स्वागत है, जहां पर हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं क्लास 10th के सीजी बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। मेरे पहले वीडियो में मैंने कुछ बेसिक डिस्कशन किया था कि कैसे क्लास 10th का जो इंग्लिश बुक है वो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव लेकर आता है कि वो आप सभी को इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा फ्लुएंट और ज़्यादा प्रोफिशिएंट बना सकें। इस चैनल के थ्रू मेरा कोशिश यही है कि मैंने अपने करियर में जो कुछ भी एक्सपीरियंस सीखा है उसके बेसिस पर आप सभी स्टूडेंट्स को एज वेल एज टीचर्स को कुछ बेहतर गाइडेंस दे सकूं। तो चलिए आज हम सेकेंड लेक्चर में इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, अगर आप मन मोर चैनल में नया हो और ऐसा वीडियो लगातार चाहत हो तो मोर चैनल ला जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो ये वीडियो ला, और जे मन भी तोर दोस्त यार है तेकर तिरा शेयर जरूर करो ताकि ये वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर द टीचर्स की क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है उसमें टीचर्स के लिए क्या मैसेज दिया गया है। हमने पहले की क्लास में बताया था कि इसको 5 थीम में बांटा गया है और हर थीम में एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ प्लान किया गया है। जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, वो किस तरीके से है। अब ये बुक और इस बुक को बनाने वाले लोग टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वे बच्चों को कैसे पढ़ाएं, इसके बारे में दिया गया है। और ध्यान रखिए, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट still it is very important for you also, because this will definitely give you some major understanding of how to use this book, and if you want to get an really good marks above 90 marks, then this will be a great clue for you. So you would need to focus your attention in the way a unit should be treated in the classroom. The following points might help you use the book better. तो कहा जा रहा है कि इस बुक को क्लासरूम में कैसे यूज़ करना है और हर एक यूनिट को बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग करना है, डिस्कशन करना है, इसके लिए ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सबसे पहला बात कि हर बुक के स्टार्टिंग में इमेज दिया गया है और एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है जिसको प्री रीडिंग कहा गया है। उसके थ्रू आपको, अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को कई तरीके के क्वेश्चंस बनाने हैं ताकि आप बच्चों के माइंड में क्यूरियोसिटी इंसाइट कर सकें, उनके माइंड को थिंकिंग के लिए इग्नाइट कर सकें। The meaning of some difficult words have been provided according to their use in the given text. कुछ difficult words के meaning provide किया गया है, लेकिन फिर भी से you are advised to have a copy of an English dictionary to have unambiguous answers about spellings, meanings, grammars and use of words. कहा जा रहा है कि टीचर को अपने साथ डिक्शनरी जरूर रखना चाहिए ताकि जो वर्ड्स दिया गया है उसका चैप्टर या पोयम के अकॉर्डिंग सबसे सूटेबल मीनिंग क्या आ रहा है उसको समझा जा सके। अनएम्बिगुअस मीन्स होता है जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, लैक ऑफ, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कंफ्यूजन, जेमा कोनो कंफ्यूजन नहीं रहा तेला अनएम्बिगुअस कही थे। तो तीसरा पॉइंट है, care has been taken to help the learners critically understand the text through not only WH questions but also through visuals, multiple choice questions, true and false statements and higher order thinking questions. Higher order thinking questions that encourages the learners to critically reflect and extrapolate to give beyond the text. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका टीचर्स को भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्या होता है सीजी बोर्ड में जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो सरफेस लेवल पर पढ़ाई कराया जाता है कि टीचर्स पहले बुक को पढ़ाते हैं, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन बता देते हैं और क्वेश्चन आंसर लिखवा देते हैं। बट
The main trick is here. The translation and the solution of the questions given in the exercise are just the beginning. They are not the end in themselves. क्वेश्चन आंसर करा देना और ट्रांसलेशन करा देना वो सिर्फ शुरुआत होती है। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात किया जाए, सही एजुकेशन की बात किया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को क्लास में पढ़ाने के दौरान लगातार WH वाले क्वेश्चंस पूछना चाहिए या उनसे इन्वॉल्व कराना चाहिए, जैसे कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सारी चीज़ों को हाउ, इन सभी चीज़ों को WH वाले क्वेश्चंस कहा जाता है। या फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या होता है? ऐसा सोच जो सरफेस लेवल से ज़्यादा हो। मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज अभी बारिश का दिन चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, तो इसमें क्या होता है, अक्सर देखने को मिलेगा कि बारिश के दिनों में खेती में किसान बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और एक तरफ सब्जी भाजी की कीमत बढ़ने लगती है। तो इसका आपस में संबंध को सोचा जा सके, वी शुड बी एबल टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन हाउ द बिजनेस ऑफ द फार्मर्स इन देयर फील्ड्स कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज ऑफ प्राइजेस। कि किसानों का खेती हारी में व्यस्त हो जाने से सब्जी भाजी की कीमत कैसे बढ़ जाती है। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन दिया है या फिर कोई अगर ऐसा आपसे पूछता है, तो आपको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि दरअसल ऐसी चीज़ों का कोई डायरेक्टली लिंक नहीं होता है। बारिश के दिनों में प्रोडक्शन वेजिटेबल्स का कम होता है, जिसके कारण एक्चुअली में सब्जी भाजी की कीमत बढ़ जाती है। किसान का बिजी होने से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। तो ये आप कब सोच पाएंगे? जब आपके पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होगा। उसके लिए क्या क्या चाहिए रहता है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? द फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस, द सेकेंड थिंग इज नॉलेज और एटलीस्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? जितने डेटा होते हैं उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है और उसको आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसे नॉलेज कहा जाता है। जैसे कि प्राइस राइज होता है वेजिटेबल्स का, हमने कहा ये एक इंफॉर्मेशन है। फार्मर्स खेती में बिजी हो जाते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन है। बट दोनों का आपस में क्या रिलेशन है या क्या रिलेशन नहीं है, इस चीज को समझ पाना नॉलेज है। सब्जी भाजी का प्रोडक्शन और सप्लाई बारिश के दिनों में कम हो जाता है, ये एक इंफॉर्मेशन है। सो दिस वे यू हैव टू बी एबल टू फाइंड द नॉलेज और द इंटरलिंकिंग इंफॉर्मेशन। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कमांड हो, कि लैंग्वेज के ऊपर आपकी एक अच्छी कमांड हो। आप वर्ड मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग आपकी फ्लुएंट हो और वर्ड्स के कैसे मीनिंग डिराइव किया जाता है, इन चीज़ों को सही तरीके से सीख सके। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली लर्न फ्रॉम हियर। लेट अस सी द नेक्स्ट page. So the fourth thing is exercises, activities and vocabulary have been designed to help the learners expand their word power by making them think about synonyms, antonyms, phrases, derivatives and words related to specific registers, domains of real life. कि वर्ड मीनिंग्स को इस तरीके से लिया गया है ताकि उसका रियल लाइफ से इंटरेक्शन मिल सके। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे इंट्रोडक्शन में इस बुक का लिखा है फंक्शनल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, कि इस बुक को बनाने के पीछे ये ऑब्जेक्टिव है कि
इंग्लिश लैंग्वेज को जहाँ जहाँ इसका जिस वर्ड का, जिस स्ट्रक्चर का जैसा फंक्शन होता है, जैसा यूज होता है, उसके अकॉर्डिंगली समझा जा सके। तो रियल लाइफ से जोड़ कर देखा जाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। क्लास 10th में इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स, वोकेबलरी, राइटिंग सेक्शन में ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। ग्रामर इन द टेक्स्ट बुक इज कॉन्टेक्सचुअल, मतलब चैप्टर से, पोयम से ही निकाल कर उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्रामर दिया गया है, अलग से ग्रामर नहीं दिया गया है। और हाँ, दिस इज ट्रू टू इट सेल्फ एज वेल। मैं हालांकि ग्रामर की डेडिकेटेड क्लासेस आपको पढ़ाऊंगा, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक्सरसाइज के लास्ट में जितना ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं, दैट विल बी डेफिनेटली इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। The writing section encourages the learners to use the language creatively. राइटिंग सेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हमको लिखने के लिए कहा जाएगा, बायोग्राफी, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और नैनीस और रिलेटिव्स, जो कि आपको नए तरीके से सोचने के लिए मदद करेगा। टू थिंक इंडिपेंडेंटली, कि आप खुद में स्वतंत्र होकर अपने तरीके से सोच सकें, ये एडवांटेज मिलेगा। द टेक्स्ट फॉर द लिस्टिंग टास्क हैव बीन वेरी केयरफुली सेलेक्टेड। सम ऑफ दीज टेक्स्ट इंक्लूड अनाउंसमेंट्स, कन्वर्सेशंस, रेसिपीज एंड इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि वर्ड्स को सुनना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है उनके प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स को याद कर पाने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको जब टीचर पढ़ाई कर रहे हों तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुने, और कोई भी वर्ड में अगर डाउट होता है तो पोलाइट वे में टीचर से ज़रूर पूछ लें, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। The speaking tasks are rooted in the theme of the unit, and they not only support the text but also reinforce the language functions and vocabulary highlighted in the text। वैसे ही speaking section भी है। The section on study skills include tasks such as filling information, answering brief questions, taking notes, interpreting table using a dictionary, preparing flowchart, etc. Most of these tasks would be learner friendly because they tend to include areas of learners' interest with a very low demand on their प्रोडक्टिव स्किल्स। तो स्टडी स्किल्स ऐसे हैं जो सर्वे की तरह हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, लोगों से बात करना हो, फॉर्म फिल करना हो, पजल की तरह हो, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा माइंड का एंगेजमेंट एकेडमिक पर्पज से ना हो बल्कि क्रिएटिव पर्पज से किया जा सके। Projects have been identified as an extended activity towards building integrated language skills। प्रोजेक्ट वर्क भी दिया गया है ताकि लैंग्वेज स्किल्स और बेहतर हो सके। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दिया गया है, जिसको हर यूनिट के बाद एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया गया है जिसको सॉल्व करना है, और टीचर हैं तो सॉल्व कराना है होमवर्क के थ्रू, क्लास वर्क के थ्रू, और जब क्लास टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो या एग्जाम्स हो तो उसमें इसको इनकॉर्पोरेट करना है। द टेक्स्ट बुक एक्सटेंड्स अ हेल्पिंग हैंड टू द टीचर्स in many aspects, but it expects them to be more focused on and proficient in their use of English in classes। तो टेक्स्ट बुक हेल्प करता है टीचर्स को, लेकिन ये आस भी रखता है कि टीचर्स क्लासरूम में इंग्लिश पढ़ाते समय ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों, फ्लुएंट हों और स्पोकन इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। द टेक्स्ट बुक प्रोवाइड्स इनफ स्पेस फॉर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। एग्जाम के लिए भी बहुत तरीके का कंटेंट ये प्रोवाइड करता है। while reading questions should be framed by the teacher during the teaching a lesson in the class। कि जब टीचर एक क्लास में पढ़ा रहे हों किसी चैप्टर को, तो उनको खुद से पहले बच्चों से क्वेश्चंस पूछना चाहिए, पढ़ाने के ड्यूरेशन में क्वेश्चंस पूछना चाहिए। द टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूसली टू द स्टूडेंट्स सो दैट द टीचर कुड कीप द स्टूडेंट्स एंगेज्ड विथ देम।
टीचर्स को ज़रूरी होता है कि बच्चों को एक्टिवली अपने साथ इंगेज रखने के लिए उनसे क्वेश्चन पूछते रहें, लगातार उनसे बात करते रहें। द टीचिंग शुड बी बाई डायरेक्शनल एंड इट शुडंट बी यूनिडायरेक्शनल। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आता है, एवरी टाइम यू गो टू अ क्लास इट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। जब कभी भी आप क्लास जाते हैं तो हर बार एक नया एक्सपीरियंस की तरह होता है। समटाइम्स यू मे फेस सिचुएशंस दैट मे एक्सपेक्ट यू टू टेक एन एक्सटेम्पर डिसीजन अबाउट हाउ टू डिलीवर और हैंडल द कंटेंट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बुक में जैसा दिया गया है उससे हट कर कुछ नए तरीके से किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए या हैंडल करने के लिए थॉट आता हो, कोशिश आता हो। तो ऐसी चीज़ों को बुक चाहता है कि उन तक जरूर पहुंचाया जाए ताकि वो और ज़्यादा बेहतर इम्प्रूवमेंट कर सके। फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दिए गए हैं और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया है ये सारी बातें भी दी गई हैं। इनहेंस्ड प्रैक्टिस इन फैक्चुअल एंड इन्फरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन थ्रू एक्सपोजर इन इंग्लिश in multiple choice type questions. Extended grammatical practice for all the structural items occurring in context, supportive listening and speaking exercises, writing tasks that include activities to support study skills. ये सभी की सारी चीज़ें लगभग आपके फाइनल एग्जाम्स का पोर्शन बनता है। तो हम इन चीज़ों को ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, बस आप पेशेंस के साथ मेरे साथ बड़े रहिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। हर यूनिट के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिया है जिसको इंक्लूड करना है। द एक्सरसाइजेस कैन बी यूज्ड पार्शियली फॉर द क्लास वर्क एंड होमवर्क। प्लीज रीड द लिसनिंग टेक्स्ट स्लोली एंड केयरफुली। जो लिसनिंग टेक्स्ट है उसको बहुत धीरे धीरे और आराम से पढ़ना चाहिए ताकि बच्चे सुनकर उनको हैबिट हो सके और उनको भी मौका देना चाहिए। हेल्प द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड डू द स्पीकिंग टास्क इन द क्लास। बच्चों को समझ पाने में और उनको खुद में बोलने में मदद करना है। हेल्प द स्टूडेंट्स टू डू राइटिंग टास्क एंड चेक देयर एक्सरसाइजेस अमंग देमसेल्व्स। और बच्चों को राइटिंग टास्क देना है और उनको कहना है कि वो आपस में एक दूसरे का राइटिंग्स को चेक करें और रिव्यू दे। इसको कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है और इसको पीयर रिव्यू कहा जाता है। मीन्स आपका अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने कुछ लिखा और उसको अपने क्लासमेट को ही, बेंच पार्टनर को ही पढ़ने के लिए कहा और वो जो बातें कहे उसको रिव्यू की तरह लिखें, टीचर को पढ़ने के लिए बोलें अपने राइटिंग्स को और टीचर ने जो रिव्यू दिया उन सारी चीज़ों को फिर आगे प्रोसेस करें। दिस एक्सरसाइज कैन बी यूज्ड टू फॉर फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन ऑफ द लर्नर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। तो ये सारे एक्सरसाइजेज जो हैं उनको यूज़ किया जा सकता है अलग अलग तरीके की इवैल्यूएशन में। चलिए, तो यहाँ से बेसिकली हमारा चैप्टर फॉर्मली स्टार्ट होगा जो कि एक्चुअली में अगले वीडियो में होगा। ये 2 वीडियो मैंने टाइम लिया डियर स्टूडेंट्स सो दैट आई वुड बी एबल टू गिव यू द बेसिक आइडियाज ऑफ माई टीचिंग स्टाइल एंड हाउ and what will be the approach that I will be taking care of. One thing that I would definitely like you all to know, इस बुक में अगर इस 2 वीडियो का, पिछला वीडियो का और इस वीडियो का अगर मैं आपको सार बताऊं तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हो सिर्फ ये रहा है कि बुक में कहा जा रहा है कि देयर आर 4 डायमेंशंस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। एक भाषा को सीखने के 4 डायमेंशंस होते हैं। First is listening, second is speaking, third one is reading, and fourth one is writing. और ध्यान रखिएगा ये इसी सीक्वेंस में एक के साथ एक आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉपर लिसनिंग नहीं करेंगे, एक्टिवली क्लास में ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको स्पीकिंग में प्रॉब्लम होगी, माइंड में कुछ रहेगा नहीं जिसको आप शेयर कर सकें। और अगर माइंड में कुछ रहेगा नहीं जिसको आप शेयर कर सकें तो आपको
रीड करने की एबिलिटी नहीं बन पाएगी, आप वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, यू विल फाइंड डिफिकल्टी एंड प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स को कैसे बोलना है, कैसे उच्चारण करना है, इसमें आपको कठिनाई होगी। और अगर आपको पढ़ने में कठिनाई होगी तब लिखना तो बहुत कठिन हो ही जाएगा। सो एक्चुअली राइटिंग इज द होलसम एफर्ट ऑफ दिस फर्स्ट 3 थिंग्स। और इस बुक में भी यही मैसेज दिया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बेस्ट करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी वर्ड मीनिंग दिया गया है उसको कोशिश कीजिए, जो टास्क दिया गया है उसको अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ कर देखें। सो प्यारे बच्चों, तुमल्ला मैं ये जरूर सलाह देना चाहूँ कि तुमन स्कूल में जो कुछ भी पढ़ा ओला घर आके या खाली टाइम में कुछ न 2-4 बार कम से कम ओला अपन मन ही मन में रिवाइज जरूर कर लेकर आओ, ओला बात मत दोहरा जरूर लेकर आओ, या तो दोस्त मन के साथ दोहरा लेकर आओ या फिर अकेला मत दोहरा लेकर आओ, या जैसे भी हो, लेकिन ध्यान से क्लास में सुने बहुत जरूरी काम है। और सुने के बाद ओला ककरो ना ककरो में गुठियाना बहुत जरूरी काम है। तो एकरे साथ आज के ये वीडियो हा कंप्लीट होते। अब अगला वीडियो में हम अपन पढ़ाई ला सही तरीके से शुरू करबो। आशा है ये वीडियो में आप मन ला जरूर फायदा करिस होही। If you find any question, any doubt, any difficulty, do comment in the below text comment box। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डिफ़िकल्टी हुआ होगा, कोई कन्फ्यूज़न हुआ होगा, या इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, या आप कुछ स्पेसिफिक डिमांड रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मीट ऑल योर डिमांड्स एंड आई विल ऑल्सो इन फैक्ट गिव यू सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड आई विल मेंशन योर कमेंट्स इन माई अपकमिंग वीडियोस। दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Do like, share, subscribe, and visit to my videos in the periodic basis regularly. Thank you so much. Jai Hind, Jai Johar, Jai Chhattisgarh.